सो लेट्स स्टार्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं थ्रू आउट द नोटबुक, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि मैं और अच्छा कर सकता था एट दैट पॉइंट, देन आप कमेंट में मुझे आप बता सकते हो एंड एवरी कंट्रीब्यूशन विल बी रियली अप्रिसिएटेड। ठीक। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने क्या किया कि वार्निंग को इंपोर्ट किया, जितने भी वार्निंग्स आते हैं उनको फिल्टर आउट कर लिया बाय यूजिंग वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर। ठीक। तो यहाँ से आप डेटा सेट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको यहाँ पे ये CSV का पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से डेटा सेट लोड हो जाएगा। ठीक। एक्चुअली ये होता है एक्शन। ठीक। एक्शन, फिर आप टैब दबाओगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ से मैंने इसको रन किया। ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि df डॉट सेव किया और मैंने 10 रोज को प्रिंट करा लिए हैं। फिर यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम है, फिर यहाँ पे V1 to V28 कॉलम्स मेरे पास है कंटिन्यू। फिर उसके बाद मेरे पास है एक अमाउंट, एक क्लास। तो अमाउंट एक्चुअली क्या है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, बेसिकली ये यूरो या फिर डॉलर में होगा। ठीक। फिर ये क्लास है। ठीक। क्लास 0 का मतलब है नॉर्मल ट्रांजैक्शन, लीगल ट्रांजैक्शन। क्लास 1 अगर है तो इसका मतलब है फ्रॉड ट्रांजैक्शन। ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, आप V1 to V28 एक चीज़ आप नोटिस करो कि सारे डेटा काफ़ी स्केल डाउन है। ठीक। स्केल डाउन है और नॉर्मलाइज्ड भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो बात करते हैं कि V1 to V28 एक्चुअली है क्या। ठीक। तो जो V1 to V28 जितने भी फीचर्स हैं वो जनरेट किए गए हैं PCA द्वारा। PCA क्या होता है कि एक्चुअली अगर आप सर्च करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कि PCA होता क्या। PCA पे हमने ऑलरेडी अपलोड बना दिया है इन मशीन लर्निंग। मैंने PCA पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आप नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। अब कोई भी आर्टिकल आप पढ़ सकते हो अगर आपको PCA के बारे में नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि PCA एक्चुअली होता क्या है। अगर हमारे पास, जब भी हमारे पास एक कोई बड़े से डेटा सेट को विजुअलाइज करना होता है तो हम यूज करते हैं PCA। ठीक। या फिर कभी हमारे पास बहुत बड़े डेटा सेट होता है जहाँ पे कि कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी हो या फिर बहुत ढेर सारे कॉलम्स हो। सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है, उसमें 152 कॉलम्स हैं। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग PCA हम क्या कर सकते हैं, उस 152 कॉलम्स को हम 30 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पूरे के पूरे डेटा सेट को हम 30 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन 152 कॉलम्स में होंगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम 30 कॉलम्स में कर सकते हैं। ठीक। बट हाँ, हम थोड़े से इंफॉर्मेशन को लूज करेंगे। ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। ये जहाँ से भी डेटा सेट आया होगा, बैंक से आया होगा, तो बैंक वालों ने क्या किया, उनके पास ढेर सारे फीचर्स रहे होंगे। उसमें अमाउंट हो सकता है, मोबाइल नंबर, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनके। तो उन्होंने क्या किया कि 28 फीचर्स को PCA द्वारा बनाया गया है। उन्होंने 28 फीचर्स को बनाया और वो हमें डेटा सेट दे दिया गया है टाइम के साथ और अमाउंट। ठीक। इससे उनको ये भी फ़ायदा मिला है कि उनको जो भी उनकी सारी डेटा थी, जो भी कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी पर्पस वाली डेटा थी, वो हमारे पास नहीं आई। ठीक। हमारे पास कुछ इनकोडेड के फॉर्म में कुछ हमारे पास आया है, जो कि हम नहीं बता सकते कि ये क्या चीज़ है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या किया, काफ़ी सिंपल सा df.info यूज़ किया ताकि मैं देख सकूं कि अगर हमारे पास कोई मिसिंग डेटा है क्या, और ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ आपको ये इंश्योर करनी पड़ती है कि सारी की सारी वैल्यूज़ फ्लोट या इंट में होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है फिर हम क्या यूज़ करते हैं, लेबल इनकोडर यूज़ करते हैं, डमी वेरिएबल्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। बट हाँ, डी टाइप सारे के सारे फ्लोट या इंट होने चाहिए। तो वही चीज़ मैंने ये लिखी है कि V1 to V28 PCA द्वारा जनरेट किया गया है। तो यहाँ पे जो भी डेटा सेट है वहाँ पे एक हमारे पास टाइम फीचर है और एक फीचर हमारे पास है अमाउंट और क्लास। इन 3 फीचर्स को सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, इन पे थोड़ा सा EDA यूज करते हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक। तो मैंने क्या किया कि DF से मैंने टाइम, अमाउंट और क्लास को डिस्क्राइब किया, तो हमारे पास कुछ ये निकल के सामने आता है। मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा कम, इसको थोड़ा सा कम। ठीक।
अब मैंने क्या किया कि इसको डिस्क्राइब करने के बाद मैंने एक प्लॉट बनाया। मैंने यूज़ किया एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट एक्चुअली क्या करता है कि अगर हम कोई भी सीरीज पास करेंगे तो ये क्या करता है, उस सीरीज में सारे के सारे जितने भी उसमें यूनिक वैल्यू होंगे सारे के सारे काउंट करके उनको एक हिस्टोग्राम में प्लॉट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे क्लास जो भी हमारे डेटा सेट में क्लास नाम का एक कॉलम था, मैंने उसको प्रिंट कराया। और आप देख सकते हो कि क्लास 0 में हमारे पास 284,315 डेटा हमारे पास है, जो कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। और फ्रॉड ट्रांजैक्शन केवल हमारे पास 492 फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी इम्बैलेंस डेटा सेट है। ठीक, हम इसको ऐसे ट्रेन कर दें अगर किसी मॉडल में, हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी 99.99 के आसपास। बट वो मॉडल टोटली फेल्ड मॉडल होगा, क्योंकि वो सारे के सारे प्रिडिक्शन हमको नॉर्मल ट्रांजैक्शन देगा। जितने भी हम डेटा सेट, जितने भी हम उससे प्रिडिक्शन कराएंगे, वो सारे के सारे वो हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन में प्रिडिक्ट करेगा, जो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन को कैच कर सके। और हम ऐसे मॉडल पे एंड कर रहे हैं जो कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को नॉर्मल बता रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसीलिए जब भी हम क्लास इम्बैलेंस डेटा सेट को यूज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि दोनों क्लास हमारे पास बराबर हों। इससे क्या हो कि मॉडल फ्रॉड है कि फ्रॉड नहीं है, इस डिसीजन को वो अच्छे से ले पाए। मॉडल हमारा बायस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, df.time को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, तो मुझे पता चला कि ये df.time सारे के सारे सेकंड्स में है। और ये जैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स को उसने सेकंड में टोटल काउंट करके यहाँ पे 0 1 1 2 ऐसे सेकंड्स मुझे दे रखे हैं। ठीक, फिर मैंने जितने भी सेकंड्स थे उनको मैंने आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करा। तो उसको कन्वर्ट करने के हम सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड्स को डिवाइड कर दें। फिर वहाँ से फिर हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें। सेकंड्स को पहले मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, सेकंड्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करूँ, फिर आवर्स में कन्वर्ट करूँ, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हो pd.to टाइम डेल्टा। ठीक, आप वहाँ पे टाइम को बताओ, फिर आप उसमें वहाँ पे जो भी यूनिट है उसको मेंशन करो। फिर ये क्या करेगा कि एक टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर आप डॉट डी टी यूज़ करके, डेट टाइम यूज़ करके आप उसमें से मिनट और आवर्स को आप उसमें से अलग कर सकते हो। ठीक, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। थोड़ा सा और जूम कर दूँ। ठीक, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। ठीक, उसके बाद मैंने तो एक प्लॉट करी है। प्लॉट क्या है कि मैंने सारे के क्लास को प्लॉट करा है बाय यूजिंग डिस्ट प्लॉट। मैंने एक हिस्टोग्राम बनाया है। फिर वहाँ पे मैंने क्या किया कि टाइम आवर और जितने भी टोटल ट्रांजैक्शन थे, मैंने उन वहाँ से मैंने एक प्लॉट बनाया, जिससे कि हम बता सके कि किस आवर में सबसे ज़्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 9 टू ये जो भी हो 22 या 23 जो भी हो, यहाँ इस इनके बीच में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, तो फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा वही होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहीं पे होंगे। ठीक, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ किया है। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप नोटिस करना कि जब भी आप ये डेटा सेट डील कर रहे हो तो आप जीपीयू ज़रूर कनेक्ट कर लेना। तो हम नहीं चाहते कि हम डेटा सेट को एट द एंड जब यूज़ करें एनसी तब हम जीपीयू कनेक्ट करें, तो अभी से आप जीपीयू कनेक्ट कर लेना, बाद में चल के हमें काम लगेगा। ठीक, तो ये था। फिर उसके बाद हमने एक प्लॉट किया कि मिनट, सेम ग्राफ को मिनट के लिए भी बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनट के लिए भी हमने उसको बनाया। तो यहाँ से कुछ खास पता नहीं चल रहा कि मिनट कोई खास इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा, जिससे हम बोल सके कि मिनट में कोई हमारा रिलेशन है फ्रॉड ट्रांजैक्शन और मिनट में। तो ऐसा भी कोई रिलेशन निकल के सामने नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जितने भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन थे उनको अलग कर लिया, जितने भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन थे उनको अलग कर लिया। फिर उनके अलग-अलग अमाउंट को हमने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जितने भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन थे उनमें जो अमाउंट मीन है वो 122 है। ठीक,
और जितने भी हमारे नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन है उसके मीन 88 है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसको हमने क्या किया, एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से अगर उसमें कोई भी स्क्यूनेस होगी या फिर अगर कोई भी उसमें अगर स्क्यूनेस हुई या फिर कोई भी अलग फॉर्म पे होगा, तो हम लॉग बना के उसको लीनियर या फिर दूसरे फॉर्म में लॉग फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे np.log यूज़ किया है, ठीक? ये एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है। हम बताएंगे कि ये क्या नया इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्या लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने यूज़ कर लिया, क्या ये इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे जस्ट यहीं पे। फिर मैंने क्या किया कि एक बॉक्स प्लॉट बनाया, फिर वहाँ पे मैंने 2 बॉक्स प्लॉट बनाए, एक अमाउंट लॉग जो कि मैंने यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, और दूसरा बिना लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के जो कि डायरेक्ट अमाउंट है, ठीक? तो आप देख सकते हो कि जो इस फ्रॉड यहाँ पे अमाउंट है और यहाँ पे एक लॉग अमाउंट है, ठीक? जिस पे हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आईक्यूआर है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब 25% टू 75%, ये फ्रॉड के केसेस में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक? मतलब जितने भी फ्रॉड केसेस हुए हैं उसमें आईक्यूआर रेंज थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मॉडल समझेगा जब भी हम थोड़ा ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे ज़्यादा अमाउंट का, तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि ये फ्रॉड हो सकता है, ठीक? ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ खास निकल के सामने नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास 1 यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक? तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक? आप ये बोल सकते हो कि जब भी हमारे पास थोड़े ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगे, ज़्यादा अमाउंट के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा चांस हो सकता है कि वो फ्रॉड हो, ऐसा, ठीक? फिर हमने क्या किया कि एक एलएम प्लॉट यूज़ किया, sns.lm प्लॉट। एलएम प्लॉट कुछ इस तरीके से आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मैंने वाई में अमाउंट रखा है, एक्स में टाइम मिनट को रखा है, एस्पेक्ट रेशियो 1.8, और ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 60 मिनट में सारे के सारे मिनट्स में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन 22 टू 40 के बीच में हुए हैं, जो भी हैं। तो यहाँ से भी कुछ खास हमें समझने को नहीं मिलता है, ठीक? अब टाइम आवर डिस्ट्रीब्यूशन को सेम प्लॉट मैंने टाइम आवर के लिए बनाया, तो आप देख सकते हो कि जो 10 टू 20 के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, मतलब 10 इन मॉर्निंग एंड 8 पीएम, ठीक? 10 एएम से 8 पीएम के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, और फिर फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी वहीं पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन हों, ठीक? तो यहाँ से ये हम समझ सकते हैं, कुछ खास यहाँ से भी नहीं निकल के सामने आया, ठीक? अब थोड़ा सा हम फीचर सिलेक्शन करते हैं।